दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये कोई गांव की चौखट नहीं है या फिर हम किसी गांव खेड़े में नहीं आए हैं, बल्कि हम जहां पर मौजूद हैं यहां आपको थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। लोग बैठे हुए हैं गांव की चौपालों पर या अपने घर के बाहर। जब भी आप जाइएगा तो देश के किसी भी हिस्से में ऐसा नज़ारा एक आम बात है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि दरअसल ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर हम मौजूद हैं और जहां पर बैठे हैं उसके ऊपर नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 24 दिल्ली से मेरठ वाला रास्ता है। और तकरीबन 3 बरस पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया था। जिस समय उद्घाटन किया गया था उस समय बड़े बड़े वक्तव्य दिए गए थे। इस बात का जिक्र था भारत विकास की दिशा में बढ़ रहा है, भारत के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर अब तेजी से रवानगी में आ गया है। और जिस सड़क को बनाया गया उस बारे में कहा गया था कि दरअसल इस पर जब सड़कों पर जब गाड़ियां दौड़ेंगी तो बहुत तेजी से निकलेगी। उस वक्त मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल ये सड़क इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सड़क के ऊपर गाड़ियां न सिर्फ बहुत तेजी से गुजरेगी बल्कि इस पूरे रूट में यानी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने का रास्ता बहुत सीधा और सपाट हो जाएगा। लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऊपर से नेशनल हाईवे 24 गुजरे और नीचे बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी हो जाए, वह भी आंदोलन करते हुए। इस आंदोलन की एक तस्वीर इस पुल के नीचे आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी आपको जगह जगह नजर आएगी। घर से छोड़कर, गांव से छोड़कर, खेती गृहस्थी छोड़कर लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? और क्या वाकई भारत के भीतर में इस आंदोलन ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जहां एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ किसान और दोनों के बीच कोई संवाद नहीं? और यह कितने दिन तक चलेगा? यह सवाल शायद हर किसी के जहन में जरूर होगा। लेकिन यह न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का अपने तरीके का अनूठा आंदोलन है। यह इसलिए अनूठा आंदोलन है क्योंकि दुनिया में जहां भी आंदोलन हुए हैं वहां पर एक लकीर खींची जाती रही है, सत्ता के विरोध में सही, लेकिन वो राष्ट्रवाद को जगाती थी। वो कहीं ना कहीं अपर क्लास यानी जो संभ्रांत क्लास होता है, जिसके पास पूंजी और ताकत होती है, उसके साथ वो आंदोलन कहीं ना कहीं समावेश करता रहा है। लेकिन किसान आंदोलन भारत के भीतर में एक ऐसे आंदोलन के तौर पर उभर कर आया है जिसमें आप देखिएगा जाति और धर्म की लकीर क्यों मिट गई है। 4 दिन पहले बरनाला में एक रैली हुई। बरनाला पंजाब में आता है, वहां पर एक रैली हुई। पंजाब के भीतर में सबसे बड़ी तादाद सिखों की है, पंजाब में बड़ी तादाद दलितों की भी है। यानी हिंदू और मुस्लिम के दायरे में देखिएगा तो एक बड़ी तादाद हिंदू और सिख की पंजाब के भीतर में है। अगर आप प्रोफेशन को देखिएगा तो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है। लेकिन इस बरनाला की महापंचायत ने एक मैसेज दिया इस देश के भीतर में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो आड़ती हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसी कंपनी में काम करने वाला कोई युवा तबका हो, चाहे पंजाब से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई करने वाला किसान का बेटा हो, उसकी एकजुटता आपको दिखाई दी बरनाला में। एक दूसरी तस्वीर तकरीबन 60 घंटे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आई, जब बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक अपने इलाके में पहुंचे। ये मुजफ्फरनगर का इलाका, ये शामली का इलाका, और वहां पर चंद गांवों के भीतर न सिर्फ विरोध हुआ बल्कि इस बात को लेकर विरोध किया गया कि हम आपको आने देंगे, लेकिन आप तभी गांव में आ सकते हैं जब आप पार्टी छोड़कर आएंगे, इस्तीफा देकर आएंगे। जाति के लिहाज से देखिएगा तो जो नेता, जो सांसद, जो मंत्री गए थे वह बालियान थे, वो जाट हैं, वो गांव भी जाट का है। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि जाट ने ही जाट का विरोध कर दिया? फिर वैसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि पहली बार हिंदू वर्सेस हिंदू के भीतर एक टकराव नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज निकल कर आ रहा है? भारत के भीतर में इससे पहले कभी कोई आंदोलन हॉरिजेंटल वे में इस रूप में फैला नहीं था। हम देखिए NH 24 के नीचे मौजूद जरूर है, लेकिन जरा कल्पना करनी शुरू कीजिए कि आंदोलन जब शहर से निकलकर गांव में चला जाए, पंचायतों में चला जाए और वहां की सभाएं इस आधार पे होने लगे कि आने वाले वक्त में जिस राजनीति को हमने जीत दिलाई उस राजनीति से अब 2-2 हाथ करने हैं। और राजनीति अगर सत्ता के गुरूर में अपने तौर पर इस रूप में महसूस कर रही है कि सत्ता उसके पास है, तो वह फिर
जो भी नियम कायदे लागू करेगी उससे वो पीछे नहीं हटेगी, तो मैसेज क्या है? इसके दो मैसेज बहुत साफ हैं। भारत के भीतर में राजनीति सत्ता पाने के लिए की जाती है और आंदोलन अक्सर राजनीतिक सत्ता को चेताते हैं कि हम आपको हरा देंगे। राजनीतिक सत्ता उसके बाद लोगों को जातियों में बांटती है, धर्म में बांटती है। यह भारत का इतिहास है, आंदोलनों का इतिहास है, इससे आप हाँ नहीं कह सकते हैं। लेकिन पहली बार एक ऐसा आंदोलन है जो शहर को मैसेज दे रहा है और गांव के भीतर गुस्सा पैदा कर रहा है। ये एक अपने तरीके का एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सारे परिवार के लोग एकजुटता के साथ हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। अलग अलग जगहों पर आपको बैठे हुए बार बार नजर आ जाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि आज इसके पॉलिटिकल मैसेज को समझना बहुत जरूरी है। खास तौर से बीजेपी की राजनीतिक सत्ता, शायद बीजेपी के पास एक मैकेनिज्म है चुनाव जीतने का जो विपक्ष के पास नहीं है, विरोधी राजनीतिक दलों के पास नहीं है। वो मैकेनिज्म दबी जुबान में लोग ईवीएम की तरफ इशारा करते हैं, बड़ी जुबान में लोग खरीद की तरफ ले जाते हैं कि एमएलए खरीद लेंगे, एमपी खरीद लेंगे। उससे ज़्यादा जबान कुछ तेज होती है तो कहते हैं कि इनकी एजेंसीज और सरकारी इंस्टीट्यूशन काम करने लगता है, सीबीआई, ईडी, आईटी अपने तौर पर काम करने लगता है। लेकिन इस आंदोलन के बीच में एक नई चीज़ नजर आई। पुलिस भी जो एफआईआर दर्ज करती है वह भी आंदोलन के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होते हैं उसी को वो महत्व देती है कि आंदोलन का व्यक्ति कहीं ना कहीं कल हाजिरी देने के लिए उसको थाने में आना पड़े। यानी मुश्किल यह है कि आंदोलनों की बाढ़ है, मुश्किल यह है कि पैसे का होड़ है, मुश्किल यह है कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए हर चीज का इस्तेमाल है। और शायद पहली बार भारत के भीतर में शुरुआती दौर में इस आंदोलन को लेकर मोदी सत्ता ने माना कि इसे पंजाब की तरफ ढकेल दें, हरियाणा की तरफ ढकेल दें और यह मैसेज जाए कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे यह आंदोलन नहीं है। लेकिन हमको लगता है राजनीतिक तौर पर अब जबकि इस देश के भीतर में लगभग 119 पंचायत देश के 6 राज्यों में हो चुके हैं। कल या कहें परसों के दिन सीकर में मौजूद थे राकेश टिकैत। उन्होंने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा अब हम ऐलान करेंगे संसद का, संसद में जाइए, तिरंगा फहराइए। ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। बैरिकेडिंग टूटेंगे, लोग पार्लियामेंट पर जाएंगे, दिल्ली काल खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर चलेंगे, तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट पर फैलेगा, कान खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वही और हल के साथ बजाएंगे। ये मैसेज छोटा नहीं है, लाल किले की आहट इसमें आपको सुनाई देगी। लेकिन जब कोई कहता है हम संसद जाएंगे और यह भी कहता है कि 1988 में जो बोट क्लब पर उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत जब किसानों को लेकर पहुंचे थे, उस जगह पर हम अपने हल चलाएंगे, खेती करेंगे, तो इसका मैसेज बड़ा साफ है। इस देश के भीतर में आप किसान और मजदूर को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इस देश के भीतर में आपने जाट और गुजरों को बांटा होगा, आपने ब्राह्मण और राजपूतों को बांटा होगा, आपने भूमियारों और राजपूतों के बीच संघर्ष देखा होगा, दलित और मुस्लिमों को बांटा होगा, मुस्लिम और हिंदू को बांटा होगा। यानी अलग अलग फ्रेगमेंटेशन आपको बार बार नजर आएंगे इससे पहले की तमाम परिस्थितियों में। लेकिन यह पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है कि आंदोलन हॉरिजेंटल वे में जमीन पर लगातार फैलता जा रहा है और राजनीतिक तौर पर जिन जगहों पर इफेक्ट वो डाल रहा है उसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या ये आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता को डिगा सकता है? हम आपको बताते हैं कि मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है। यह स्थिति खास तौर से इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से जो 13 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के टोटल जो खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उसके 13 जिलों में 90 सीट ऐसी है जो सीधे सीधे जाट प्रभावित है। जाट प्रभावित का मतलब यह होता है कि सिर्फ जाट के वोट से काम नहीं चलेगा। मुजफ्फरनगर के दंगे 2013 में हुए थे, जाट और मुसलमान आमने सामने आकर खड़े हो गए, बीजेपी को इससे लाभ मिला। लेकिन आज की तारीख में जब हम 8 साल बाद देखते हैं, परिस्थिति पलटी है।
पंचायतों में मुस्लिमों की भी मौजूदगी है, जाट की भी मौजूदगी है, गुज्जरों की भी मौजूदगी है। यानी उस समाज की मौजूदगी है जो कि अपने पेट को कैसे भरे, परिवार कैसे चलाए, 2 जून की रोटी का जुगाड़ कैसे और जिंदगी कैसे जी सके, इसके लिए एक सामूहिकता का बोध है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि लगभग 90 सीट उत्तर प्रदेश की सीधे सीधे अगर सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र के हिस्से में हम देखें, यहां पर बड़ी तादाद में जब हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं, लगभग 17% जाट की मौजूदगी है इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में। लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर जब आप घुसते हैं तो आपको लगभग 40 से 50 सीट ऐसी मिलेगी जिस सीट पर अगर आप किसान को मुद्दा ना भी बनाए, लेकिन अगर वहां हिंदू मुस्लिम काम ना करे तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब है जो राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए जिन मुद्दों को उभारती रही थी, वह मुद्दे इस दौर में आकर इस आंदोलन के वक्त में वह धराशायी हो गए। उसके बाद बढ़िए थोड़ा सा आगे, हमने पंजाब का आपसे जिक्र किया। पंजाब में लगातार हर तबका अगर एक साथ आ रहा है तो पंजाब की स्थिति आने वाले वक्त में बीजेपी को उतनी परेशानी में चाहे ना डाले, क्योंकि उसकी राजनीतिक सत्ता कभी पंजाब में रही नहीं, लेकिन उसके रिफ्लेक्शंस जो हैं वो आपको हरियाणा में नजर आएंगे। हरियाणा से सटा हुआ पंजाब का इलाका एक लिहाज से, चाहे वो एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीद हो, लगभग दोनों जगहों से खरीदा जाता है। जिंदगी कमोवेश दोनों जगह एक सरीखी चलती है। जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं वह पहली बार आपको 2 धारा में नजर आएंगे। एक तरफ कैप्टन है जो पंजाब में है, वह किसानों के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ खट्टर हैं जो कि बीजेपी से आते हैं, वह किसानों के साथ नहीं खड़े हैं, वह दिल्ली के साथ खड़े हैं। लेकिन हरियाणा के भीतर की 90 सीटों में से 43 सीट ऐसी है जो सीधे, जो 8 जिलों में आती है, जो सीधे सीधे इस राजनीति में सत्ता पलट कर सकती है। 43 सीट हरियाणा की। उसके बाद वहां से जब आप निकलिएगा तो राजस्थान का एक बड़ा इलाका है, वहां पर 200 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें सीधे सीधे प्रभावित कर रही है। वह इस जाट लैंड को लेकर, यानी जाट की मौजूदगी को लेकर, या फिर मुस्लिमों की उनके साथ भागीदारी को लेकर। यहां पर 3 सवाल हमको लगता है इस देश की राजनीतिक सत्ता के लिए सबसे बड़े हैं। गांव उठकर शहर में आ गए। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश की सुविधा के लिए अगर नहीं है, और इन सुविधाओं को अगर बीते 3 महीनों से जो मेरठ से आते जाते थे या उत्तर प्रदेश की सीमा से दिल्ली जाते थे या दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाते थे, उनकी तरफ से कोई विरोध अगर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है पहली बार वह मिडिल क्लास जो गांव छोड़कर शहर में इसलिए आया था कि उसको रोजगार करना है, 2 जून की रोटी कमानी है, पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था कुछ इस तरीके से डामाडोल हो चली है जहां पर उसे भी लग रहा है कि आने वाले वक्त में उसके लिए संकट का वक्त होगा। किसान का आंदोलन उनको ऊर्जा दे रहा है। जी, ये पहली बार भारत के भीतर किसी आंदोलन की जड़ें जो हैं इतनी मजबूत हो चली है कि वह हर तबके के भीतर जो गुस्सा और आक्रोश है उसको कहीं ना कहीं लगने लगा है कि शायद किसान इस सत्ता को डिगा देंगे। चाहे किसान हो सकता है आंदोलन करते हुए सरकार को मजबूर कर दें कि वह 3 कानून को वापस ले और एमएसपी को कानून बनाए। चाहे सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी अपने तौर पर अभी भी इस बात की इजाजत ना दे रही हो कि अगर एमएसपी को कानून बना देंगे तो 15 लाख करोड़ का बोझ पड़ जाएगा। कानून अगर जो 3 नए बनाए हैं अगर उसको हटा देंगे तो जो कॉरपोरेट सेक्टर से जो कमीशन के तौर पर एग्रीकल्चर का आना था उसकी संख्या तो लगभग 17 लाख करोड़ से ज़्यादा की है, उसका घाटा हो जाएगा। जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो सीड यानी बीज का सेक्टर है, जो कि किसानी करते वक्त जो इक्विपमेंट्स का एक पूरा मार्केट है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फर्टिलाइजर का जो मार्केट है उससे जो पैसा आता है वह भी नहीं आ पाएगा। अगर ये स्थिति सरकार के बीच में है तो सवाल यहाँ से फिर शुरू होते हैं कि सरकार को बनाया उसी जनता ने है जिस जनता के भीतर सवाल है कि अगर ये 3 कानून कंटिन्यू कर गए, अगर एमएसपी को कानून ना बनाया गया तो फिर उनके लिए आने वाले वक्त में 2 जून की रोटी का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें लगता है इन सवालों के बीच अब उस राजनीति को देखने की जरूरत है जिस राजनीति को इससे पहले शायद किसी ने नहीं देखा। इस राजनीति के 3 मंत्र हैं। अभी तक सरकार अपने सांसदों और विधायकों को कहती रही, आप अपने इलाके में जाइए और गांव वालों को समझाइए
कि ये कानून उनके हित का है। और जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है, उनको समझाइए कि हम उनको किसान सम्मान निधि तो देते ही हैं, 2,000 रुपये देते हैं हर 4 महीने में, और 1 साल में 6,000 रुपये देते हैं। और जब किसानों की आय ही 5,500 रुपये पूरे साल की औसत निकल कर आती है, तो उससे ज़्यादा तो हम ही दे देते हैं। कागज पे या पार्लियामेंट के भीतर बहस करते हुए ये सारे फैक्ट्स हो सकता है सरकार कहती हो और लोग ताली बजाते हो, लेकिन इस आंदोलन का सच क्या है? इस आंदोलन का सच यह है कि पहली बार इस आंदोलन से जुड़ा हुआ वह किसान जो शायद हो सकता है उसको सिर्फ अक्षर ज्ञान हो, उसने स्कूल ना देखा हो, वो कॉलेज ना गया हो, वह ये समझ गया है कि दरअसल एग्रीकल्चर यानी खेती पर टिकी हुई जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था ने इस देश के कॉरपोरेट को इतना ज़्यादा लाभ दे दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर उसकी मौजूदगी दुनिया में हो चुकी है। और आपको जानकर हैरत होगी, 1980 के बाद से, खास तौर से जो पंजाब का ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, उसके बाद से 1980 के बाद से लगभग जो 40 साल हुए हैं, इस 40 साल में इस देश के भीतर में 200 से ज़्यादा ऐसे कॉरपोरेट हैं जो खेती के प्रोडक्ट को लेते हैं और दुनिया के बाजार में सेल करते हैं, और उनकी जो आय है वो आय भारत सरकार के कृषि बजट से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। कल्पना कर सकते हैं, दुनिया में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि जिस जमीन पर जो किसान खेती करता है, उस खेती को कोई दूसरा खरीद कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लाखों करोड़ों बना ले और उसकी पहचान मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर हो जाए, और किसान 2 जून की रोटी के लिए यहां तड़पता दिखाई दे। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज ही सरकारी डाटा आया, सरकार की तरफ से कहा गया इस बार एमएसपी हमने सबसे ज़्यादा खरीदी है, एमएसपी पे सबसे ज़्यादा अनाज हमने खरीदा है। उसके बाद एक दूसरा वक्तव्य सरकार का आया, सरकार ने कहा इस बरस सबसे ज़्यादा पैदावार अनाज की हुई है, यानी दुनिया के तमाम देशों को भारत छोड़ते हुए अनाज में सबसे ज़्यादा पैदावार भी कर रहा है। यहीं से सवाल होता है कि अगर किसान इतनी पैदावार कर रहा है तो इसका लाभ किसानों को क्यों नहीं मिलेगा? किसान को घर छोड़कर NH-24 के नीचे आकर बैठने की कौन सी मजबूरी है? दुनिया का कोई विकसित देश होता जिसका जिक्र बार बार देश के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि हम तो जर्मनी की इकोनॉमी को पछाड़ दिया, ब्रिटेन की इकोनॉमी को पछाड़ रहे हैं, जापान को हम कहीं ना कहीं काउंटर कर रहे हैं, हम तो अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हमें चाइना से कुछ नहीं चाहिए। जब ये दुनिया के बड़े बड़े देशों का नाम लेते हैं, उन बड़े बड़े देशों के भीतर में एग्रीकल्चर को लेकर कौन सी पॉलिसी और कौन सी इकोनॉमी है, क्या भारत सरकार इस दिशा में देखेगी? हमें लगता है वक्त के साथ साथ इस देश का किसान पहली बार जागरूक हो रहा है। सवाल ये नहीं है इस आंदोलन का अंत कैसे होगा, सवाल ये भी नहीं है कि ये आंदोलन वाकई क्या पार्लियामेंट को कल घेरने चला जाएगा, क्या वहां पर तिरंगा फहरा देगा, क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सरकार हिंसक रूप से चीज़ों को दमन के तौर पर निकल कर आ जाए, क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आने वाले वक्त में किसानों के सामने मरने मिटने की स्थिति आ जाएगी, क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी कि 2024 तक ये आंदोलन चलता रहेगा? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, लेकिन बड़ा सवाल पहली बार ये है इस देश में आज़ादी के बाद से किसानों को किसी ने जागरूक किया ही नहीं। यानी किसान नेता अपने तौर पर राजनीति साधते रहे, इससे कोई इनकार नहीं है। पार्लियामेंट के भीतर किसान को लेकर जितने भी मुद्दे आए, 1947 से लेकर 2021 तक लगभग 1000 से ज़्यादा बार किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन किसानों की आय कम क्यों होती गई और इस देश में फसल बढ़ती क्यों चली गई? इस देश के भीतर में फर्टिलाइजर का मार्केट क्यों डेवलप हो गया? इस देश के भीतर में जिन ट्रैक्टरों का जिक्र हो रहा है, राकेश टिकैत कहते हैं इस बार हम 40 लाख ट्रैक्टर लेकर चले जाएंगे पार्लियामेंट की तरफ, लेकिन उससे हटकर एक दूसरी दृष्टि देखिए, भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैक्टर की बिक्री होती है। 7 लाख ट्रैक्टर औसत इस देश के भीतर में सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीदा जाता है हर बरस। देश के भीतर में आइएगा तो ये 70 लाख तक पहुंच जाता है। यानी हर चीज का लाभ जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है उसका लाभ इस देश में पैसे वाले को जरूर होगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास जमीन है,
आने वाले वक्त में उसके पास वो जमीन भी ना रहे, इसकी व्यवस्था इस 3 कानूनों में बहुत साफ है। इसकी व्यवस्था इस 3 कानूनों में बहुत साफ है कि किसान अपने मुताबिक खेती ना कर सके। इसकी व्यवस्था बहुत साफ तौर पर है कि किसान धीरे धीरे मजदूर में तब्दील हो जाए, और मजदूर में तब्दील आने के बाद आज अगर वो आंदोलन नहीं कर रहा होता, मान लीजिए, तो क्या इस NH-24 के नीचे जो ऊपर हाईवे गुजर रहा है और नीचे लोग बैठे हुए हैं, बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। यहाँ पुलिस की तैनाती होती, ट्रैफिक पुलिस होती, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही होती, क्योंकि ये हाईवे का हिस्सा है। किसान आंदोलन के लिए हुआ, देश में एकजुटता आई और देश के भीतर में पहली बार पॉलिटिकल मुद्दे धराशायी होने लगे। जिन मुद्दों को सत्ता अपने हित साधने के लिए क्रिएट करती है, तो फिर किसान यहां आकर बैठा है। लेकिन ये 3 कानून क्या कहते हैं? जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है, सरकार के ये 3 कानून सीधा मैसेज हैं, किसानी छोड़िए, मजदूर में तब्दील हो जाइए। मजदूर में जब तब्दील होंगे तो इस देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो औद्योगिक है, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए वहां के मालिकों को मजदूर चाहिए, और हम उत्पादन बढ़ाएंगे और दुनिया के बाजार में उस प्रोडक्ट को बेचेंगे। उस प्रोडक्ट को बेचने से जो मुनाफा होगा, कॉरपोरेट का हिस्सा एक तरफ होगा, दूसरी तरफ सरकार के पास टैक्स और कमीशन के तौर पर पैसा आएगा, और वो पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर भी आएगा। यानी आंदोलन के जरिए अगर किसान खुद को किसानी के तौर पर बनाए रखना चाहता है, आंदोलन के जरिए अगर इस देश में खेत में काम करने वाला मजदूर भी खुद को बनाए रखना चाहता है, और आंदोलन के जरिए इस देश में पहली बार अगर पॉलिटिकल परिभाषा बदल रही है, तो फिर NH-24 ऐसे बनाने से किसी भी सरकार को कोई लाभ नहीं होगा। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर खेती का डेवलप करना होगा, सिंचाई का डेवलप करना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना होगा, और उसके बाद जो माल बाजार में बेचने के लिए किसान जाता है, उसकी कीमत लागत से वाकई दुगनी होनी चाहिए, जिसका जिक्र स्वामीनाथन अय्यर ने अपने तौर पर किया। ये सारी चीजें मौजूदा वक्त में गायब हैं। इसीलिए हमें लगता है कि यह आंदोलन चाहे अनचाहे धीरे धीरे उस राजनीति को अपने दायरे में लेकर ही आएगा, जो राजनीति अभी तक यह सोचती रही कि किसानों को इस आधार पे तोड़ा जा सकता है कि उनके नेताओं को लालच दे दिया जाएगा कि आज आप यहाँ से टिकट ले लीजिए, आज आप यहाँ से खड़े हो जाइए, आप इतना पैसा ले लीजिए। हमें लगता है कि 90 दिन होने को आ रहे हैं, और पहली बार इस देश का एक आंदोलन एक ऐसे इतिहास को रच रहा है जहाँ पर राजनीति छोटी पड़ रही है, राजनीति के मुद्दे गौण हो रहे हैं, राजनीति की पूंजी मायने नहीं रख रही है, राजनीति जो खरीद फरोख्त करती है MLA और MPs का, वह किसानों को नहीं खरीद पा रही है, उनके नेताओं को नहीं खरीद पा रही है। ये सबसे बड़ी सफलता अगर किसान आंदोलन की है, तो इसका दूसरा पक्ष यही है, पहली बार इस देश के भीतर में निरक्षर किसान भी समझ रहा है कि दरअसल वह जिस जमीन पे मेहनत मशक्कत करता है, उस मेहनत मशक्कत का लाभ उसे नहीं मिलता है। यह स्थिति पहली बार आ रही है। हमें लगता है कि ऐसी परिस्थिति हम आपके साथ तमाम जगहों पर लगातार जुड़ेंगे, क्योंकि यह अपने तरह की विचित्र स्थिति है। कैसे लोग घर बार छोड़कर यहां आकर बैठे हुए हैं। इस देश में नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में इतनी फुर्सत किसे हो सकती है। सरकार को बेचैनी नहीं है, इस देश के भीतर में पार्लियामेंट नहीं चलती है, मत चले, लेकिन गांव में, खेती में और अपने तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों का श्रम का उपयोग भी सरकार करने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार का संवाद नहीं, सरकार के सरोकार भी जनता और किसान और मजदूर से कटते जा रहे हैं। ये पहली बार किसान आंदोलन ने उभार कर रख दिया है। इंतजार करते हैं, देखते हैं ये रास्ता किधर जाता है, लेकिन ये रास्ता राजनीति की तमाम परिभाषाओं को बदल रहा है। ये रास्ता किसान आंदोलन के जरिए इस देश में जितनी भी मुश्किल है, उनको पहली बार उम्मीद और आस पैदा कर रहा है कि ये शायद किसान आंदोलन इस देश की उस अर्थव्यवस्था को ही पलट डाले, जिस अर्थव्यवस्था का मौलिक चिंतन इस देश की राजनीतिक सत्ता को पालना है, उसी को अपने तरीके से आगे बढ़ाना है। इंतजार करते हैं। ये इंतजार शायद एक ऐसे इतिहास को रच रहा है, जब इतिहास रचा जाता है तो कोई समझ नहीं पाता है कि इतिहास रचा जा रहा है। ये पहली बार है, इसीलिए हमें लगता है कि ये ताकत आपको छिटपुट अपने तरीके से
जगह जगह पर नजर आए, इन जगहों पर देखते चले जाइए, एक लंबी कतार और एक लंबी तादाद चारों दिशाओं में है। इन दिशाओं को भेद पाने की ताकत सरकार की एजेंसी में नहीं होगी, सरकार की पूंजी में नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टीज की फिलॉसफी में नहीं होगी। और शायद इंतजार करते हैं, क्योंकि उम्मीद और आस शायद नेशनल हाईवे 24 के नीचे बैठे हुए ऐसे ही किसानों के चेहरों से उभर सकती है, उनके भीतर के गुस्से से उभर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसान एकता।